हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। श्रीमती रामकुमारी महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट, एमए प्रीवियस ज्योग्राफी के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिकल जियोग्राफी। ठीक है। तो इस कोरोना काल के दौरान अपनी जो स्कूल कॉलेज बंद है, ठीक है, स्कूल कॉलेज बंद है, इसी दौरान रामकुमारी कॉलेज ने अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस चालू कर रखी है। इसी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर अपनी पहली क्लास है आर्थिक भूगोल, और आप लोग ध्यान से सुनिए, पढ़िए, और YouTube पर जो अपना चैनल है इसको लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं आर्थिक भूगोल। तो माय डियर स्टूडेंट, भूगोल जो है अपनी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भूगोल शब्द का प्रयोग है वो किया जाता है। ठीक है ना। और प्रारंभिक काल में भूगोल एक ऐसा विषय था जो पृथ्वी और उसके जो मानव के साथ में संबंध है उनके बारे में इस भूगोल के अंदर अध्ययन किया जाता था। या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि भूगोल के अंदर किसका अध्ययन होता है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि प्रकृति और उसके जो संबंध है इनका अध्ययन करते हैं, जैसे भूमि, जल, वायु, मृदा आदि, इन सभी का अध्ययन किसमें होता है? भूगोल के अंदर होता है। ठीक है। तो इन सभी में किसका अध्ययन होता है? भूगोल के अंदर होता है। तो मानव की जो विकास की प्रारंभिक अवस्था है इसके अंदर ये पाया गया कि संसार जो है इस पर स्थान क्या है, अलग अलग है। जैसे मान लो प्रारंभिक समय के अंदर विश्व के अंदर मानचित्र नहीं था, और मानचित्र नहीं होने के कारण लोगों का ज्ञान जो था वो क्या था, सीमित था। लोगों को पता नहीं था कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। जैसे प्राचीन समय के अंदर अंग्रेज जब अपने भारत में आए थे तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि उन्होंने अपने जो प्राकृतिक संसाधन है इन संसाधनों का उपयोग अंधाधुंध तरीके से किया, क्योंकि वहाँ पर औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी थी। तो उन्होंने फटाफट अपने संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसके बाद में वो किसी दूसरे क्षेत्र की खोज में निकल गए जहाँ पर संसाधन हो और उनका उपयोग कर ले। तो ऐसे ही भूगोल के अंदर हुआ। भूगोल के अंदर भी जैसे जैसे लोगों को पता चला कि लोगों का स्थान भिन्न भिन्न है तो लोगों ने खोज करना शुरू किया। जैसे इंग्लैंड वालों ने खोज की, कोलंबस नाम का व्यक्ति खोज करने के लिए निकला भारत की, लेकिन कहाँ चला गया था वो चला गया था अपने अमेरिका के अंदर। अमेरिका की खोज हो गई। फिर वास्को डी गामा भारत आया, वो भी खोज में आया था। तो ऐसे करके धीरे धीरे भूगोल के अंदर भी क्या था, जब लोगों को ये पता चला कि क्षेत्र क्या इसका विस्तृत है, तब उन्होंने नए स्थानों की खोज करना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। ठीक है ना। तो बाद में देखो पृथ्वी का जो वर्णन है एक ऐसे विज्ञान के रूप में किया गया जिसमें पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का, क्षेत्र की जो विभिन्नताएं उनमें धरातल, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, जनसंख्या, भूमि का उपयोग, उद्योग, ठीक है, इन सभी का जो है विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाने लगा। ठीक है ना। मतलब प्रारंभिक अवस्था के अंदर तो पहले ये था कि ग्रह कैसे बने, तारे कैसे बने, लेकिन बाद में धीरे धीरे सबका अध्ययन होने लग गया। जैसे वहाँ की मृदा, जलवायु, पठार, पर्वत जो भी सबका अध्ययन इसके अंदर किया जाने लग गया। अब जैसे जैसे समय निकला, वैसे वैसे ही क्या हुआ कि इसकी कई शाखाएं आ गई सामने, क्योंकि एक साथ अगर इसका अध्ययन करेंगे
तो फिर वो सही तरीके से अध्ययन नहीं हो पाता, इसलिए इसकी कई शाखाएं सामने आ गई। तो सबसे पहले जो है भूगोल, इसकी 2 शाखाएं हैं, वो सबसे पहले अपने सामने आई। कौन कौन सी? एक थी अपनी भौतिक भूगोल, और दूसरी कौन सी थी? मानव भूगोल। एक भौतिक भूगोल और नंबर 2 कौन सी आ गई थी? मानव भूगोल। ये 2 भूगोल जो है ये सबसे पहले अपने सामने है। ठीक है, भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन होता है? अपनी जो भौतिक स्वरूप है, ठीक है ना, भौतिक स्वरूप या ऐसे बोलेंगे अपन भौतिक वातावरण, वातावरण का अध्ययन किया जाता है। जैसे भौतिक वातावरण में क्या है? जैसे पर्वत, पठार, मैदान, इसी प्रकार वायुमंडल आ गया, इसके बाद जलमंडल आ गया, और स्थल मंडल आ गया। तीनों जो मंडल है, इन तीनों मंडलों का अध्ययन जो है भौतिक भूगोल में किया जाता है। जैसे मान लो पहाड़ किस प्रकार बने, धरती की संरचना कैसी है, तारे कैसे बने, चंद्रमा कैसे बने, भूकंप क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होता है, ठीक है, महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन सी कैसे पाई जाती है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो इस भौतिक वातावरण के अंतर्गत शामिल की जाती है या भौतिक भूगोल में इन सबका अध्ययन किया जाता है। जबकि दूसरा जो मानव भूगोल है, इसमें किसका अध्ययन होता है? इसमें मानव व भौतिक वातावरण, मानव व भौतिक वातावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लो पर्वत, पठार, मैदान जो भी इनका मानव से संबंध है ही नहीं। जैसे मान लो पर्वत है, पर्वत मानव के लिए उपयोगी है। मानव क्या करता है? पर्वतों का उपयोग करता है। या फिर ऐसे अपन बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये पर्वत जो है मानव के लिए क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। इसी प्रकार पठार है, मैदान है, मानव के लिए जैसे कृषि कार्य करता है। ये सारी चीजें जो है इसी मानव भूगोल के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, देखो फिर मानव भूगोल के कई प्रकार आ गए। मानव भूगोल के कई प्रकार आ गए। जैसे इसके अंदर पहला प्रकार है उसका आर्थिक भूगोल। अपने को आर्थिक भूगोल पढ़ना है, मतलब मानव भूगोल की कई शाखाएं सामने, उसके अंतर्गत इसकी एक मुख्य शाखा थी कौन सी? आर्थिक भूगोल। ठीक है, आर्थिक भूगोल है, इसका विकास हुआ, तो इसका विकास हुआ था 19वीं शताब्दी में। ठीक है, मानव भूगोल का विकास, आर्थिक भूगोल का विकास हुआ 19वीं जो सदी है, 19वीं सदी के अंतर्गत इसका विकास हुआ। और इसका स्वरूप कैसा था? इसका स्वरूप जो था वाणिज्य भूगोल के रूप में। प्रारंभ के अंदर इसका स्वरूप कैसा था भाई? वाणिज्य भूगोल के रूप में। ठीक है, भूगोल की शाखा मानव भूगोल, मानव भूगोल की शाखा कौन सी है? आर्थिक भूगोल। विकास 19वीं सदी में हुआ और स्वरूप जो था इसका पहले क्या था? वाणिज्य भूगोल के रूप में था। इसके अलावा इसे शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले? आर्थिक भूगोल शब्द का प्रयोग। तो आर्थिक भूगोल शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम वो गोलजे नाम का एक विद्वान था, गोलजे महोदय। ठीक है, गोलजे महोदय ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है ना, आर्थिक भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? गोलजे महोदय ने। ठीक है, फिर इस आर्थिक भूगोल की उपशाखाएं हैं, जैसे वाणिज्य भूगोल, इसकी उपशाखाएं हैं वाणिज्य भूगोल, संसाधन भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, इसके अलावा कृषि भूगोल के अलावा अपनी
औद्योगिक भूगोल, औद्योगिक भूगोल, और एक है आपकी परिवहन भूगोल, परिवहन भूगोल। मतलब ये जो है इनकी आर्थिक भूगोल की शाखाएं सारी, ठीक है। ये सारी इसकी क्या है, शाखाएं हैं, मतलब इसी से संबंधित है ये सारी। वाणिज्य भूगोल है, व्यापार वगैरह आर्थिक भूगोल में आता है। संसाधन का प्रयोग जो मानव करता है और उससे विभिन्न प्रकार की वस्तु बनाकर उससे आय प्राप्त करता है, तो वो भी आर्थिक भूगोल में आती है। कृषि भूगोल, मानव कृषि क्रिया करता है, औद्योगिक क्रिया करता है, परिवहन संचार का प्रयोग करता है। तो ये सारे के सारे जो है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत शामिल अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि आर्थिक भूगोल क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है। जैसे आर्थिक भूगोल है, ये इस प्रकार से देख लेते हैं आर्थिक भूगोल। अब आर्थिक भूगोल के अंदर क्या होता है कि इसकी परिभाषा हो जाएगी पृथ्वी तल पर, पृथ्वी तल पर, पृथ्वी तल पर, ठीक है। पृथ्वी का तल है, उस तल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन कहाँ, कब, कैसे, ठीक है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन कहाँ, कब और कैसे उनका प्रयोग किया जाए, ठीक है ना। कहाँ, कब और कैसे उनका उपयोग किया जाए, इन सभी बातों का जिस अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, आर्थिक भूगोल। या तो ऐसे सीधी परिभाषा में लेने के लिए दोबारा बताऊंगा कि पृथ्वी तल पर प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कब पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं और इनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। ये सारे जो प्रकार इसमें अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, आर्थिक भूगोल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो आर्थिक भूगोल के नाम से इसको जाना गया है। अब जैसे अपन देख लें कि मानव की जो क्रियाएं हैं पृथ्वी पर क्या होती है, मानव की क्रियाएं। तो मानव की जो क्रियाएं होती है वो दो प्रकार की होती है। पृथ्वी पर मानव की क्रियाएं कितनी होती है, दो प्रकार की। इसके अंतर्गत एक जो क्रिया है वो तो अपने जीवन यापन के लिए काम में लेते हैं, एक जो आर्थिक क्रिया है वो तो अपने जीवन यापन करने के लिए काम में ली जाती है, जबकि दूसरी जो है, दूसरी क्रिया को उसमें शामिल किया गया तो वो अब पैसे कमाने के उद्देश्य से की जा सकती है। जैसे मान लो जैसे खेती करना, विनिर्माण, खेती करना, विनिर्माण, खेती करना, विनिर्माण का मतलब जानते हो ना, एक उद्योग से दूसरे वस्तुएं बनाना। इसी प्रकार व्यापार, उद्योग, वाणिज्य, ये जितने भी अपने क्षेत्र है ये सारे के सारे आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु के रूप में माने जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखिए अपन कि मानव जो है, मानव खेती करता है, मानव क्या करता है, कृषि कार्य करता है। तो कृषि कार्य किसके करता है, कृषि कार्य किसके करता है, अपने जीवन यापन के लिए, जीवन यापन या भरण पोषण के लिए बोल सकते हैं, भरण पोषण के लिए करता है, ठीक है। मानव अपने कार्य में जो कृषि कार्य करता है, जैसे प्रारंभिक समय के अंदर मानव जो कृषि करता था उसका उद्देश्य क्या होता था, केवल जीवन निर्वाह कृषि करता था कि उसका जीवन का गुजारा हो जाए, खाने के लिए अनाज हो जाए, उतनी कृषि करता था। लेकिन वर्तमान समय के अंदर मानव क्या करता है, कृषि कार्य जो करता है
कमाता है? लाभ या पैसा कमाता है, पैसा कमाता है। तो ये कृषि कार्य करना क्या है? मानव की आर्थिक क्रिया है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि आर्थिक क्रिया होती क्या है? मतलब मानव के द्वारा किए जाने वाले वे सभी कार्य जिनसे मानव को आय प्राप्त होती है उसको अपन क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया बोलते हैं। तो देखो कृषि कार्य करना मानव की क्या होगी? आर्थिक क्रिया होगी, क्योंकि मानव इसे अपना जीवनयापन भी करता है और इसको बेचकर पैसे भी कमाता है। तो पैसे कमाना इसका मतलब ये क्या होगी? आर्थिक क्रिया होगी। इसी प्रकार विनिर्माण के अंदर जैसे मानव अपने क्या बनाता है? आवास बनाता है, खुद का आवास बना रहा है, तो ये तो क्या होगी? उसकी मूलभूत आवश्यकता। लेकिन अगर वो किसी दूसरे के लिए आवास बना रहा है तो वो उसकी क्या होगी? आर्थिक क्रिया होगी। जैसे मान लो खुद ने बनाया खुद का मकान बनाया, तो ये तो उसकी क्या होगी? मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया है। लेकिन अगर इसी मकान को वो दूसरे के बनाएगा तो ये उसकी क्या होगी? आर्थिक क्रिया होगी। ठीक है ना, आर्थिक क्रिया होगी, क्योंकि दूसरे के अगर मान लो अपन देखते घर पे मकान वगैरह बनवाते हैं तो उसके अंदर काम करने वाला जो मजदूर आता है वो उसमें से क्या लेता है? पैसा लेता है। तो इसी प्रकार इसको हम बोल सकते हैं कि मानव जो है अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस प्रकार के सभी कार्य करता है और इससे लाभ भी कमाता है। इसी प्रकार जैसे मान लो आदमी भोजन संग्रहण का कार्य करता है, भोजन संग्रहण का मतलब विभिन्न स्थानों पर घूमकर कंदमूल वगैरह जो है वो इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है? भोजन संग्रहण कहलाता है। तो इसके अंदर जैसे मान लो मानव जो है भोजन का संग्रहण करता है, उद्देश्य क्या होता है इसका? खुद का काम चलाना। लेकिन वर्तमान समय के अंदर मानव ने ये संग्रहण का जो कार्य है व्यापार करने के लिए करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मान लो जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी, इन जड़ी बूटियों का क्या किया जाता है? संग्रहण किया जाता है। इसी प्रकार मान लो खाने पीने की जो चीजें हैं तो वो बचने के बाद मानव क्या करेगा? उसको बेचेगा और बेचकर वो क्या करेगा? आय प्राप्त करेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आर्थिक भूगोल के अंदर शामिल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से वे सब कार्य जो मानव अपनी समृद्धि और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए करता है वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके अंतर्गत प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं, पंचम क्रियाएं, ये सारी क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल होती है। जैसे मान लो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, ये 5 क्रियाओं के अंतर्गत मानव के सारे कार्य आते हैं। ठीक है ना। इन 5 क्रियाओं में मानव के सभी कार्य शामिल किए गए। जैसे मान लो प्राथमिक क्रिया के अंदर कृषि कार्य है, संग्रहण, पशुपालन, मत्स्य पालन, फिर जो भी है मतलब ये प्राथमिक क्रियाओं में आगे है। द्वितीय क्रिया में क्या आ गया? विनिर्माण, निर्माण। ठीक है, ये सारे। प्रत्येक सेवा क्षेत्र है, इसमें काम के बदले में पैसा लेने वाले लोग आ जाते हैं। प्रत्येक चतुर्थ क्रिया के अंदर क्या जाएंगे? इसमें जैसे मान लो कुछ निर्णय लेने वाले, निर्णय करता लोग आते हैं। जैसे मान लो कोई मैनेजर है बैंक का या फिर किसी होटल का मैनेजर है, ये सारे लोग जो चतुर्थ क्रिया में थे। जबकि पंचम के अंदर जो है ये तीसरे का उप है, शोध करने वाले लोग इसमें शामिल आते हैं, जैसे वैज्ञानिक। तो ये पांचों जो क्रियाएं हैं वर्तमान समय के अंदर 5 क्रियाओं में मानव के सारे कार्यों को शामिल कर लिया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आर्थिक भूगोल का जो बेस अपन तैयार करते हैं वो आप लोगों को समझ में आएगा कि आर्थिक भूगोल क्या होता है। ठीक है ना, कि मानव के द्वारा जो आर्थिक पैसा जो कमाया जाता है, ठीक है, पैसा जो कमाया जाता है उसको अपन किस प्रकार से कमाते हैं, कौन कौन सी क्रिया होती है, वो सारी चीजें अपन आर्थिक भूगोल में शामिल कर लेते हैं। ठीक है।
इसके बाद में देखो आर्थिक भूगोल की परिभाषा है। आर्थिक भूगोल की परिभाषा है, ये परिभाषा अपने तो देख लेते हैं। दो परिभाषा देखने के बाद में हम आज की वीडियो को समाप्त करेंगे। पहली बात तो है गोट्स के अनुसार, गोट्स के अनुसार गोट्स महोदय थे अपने भूगोल नेता, उन्होंने जो है आर्थिक भूगोल की परिभाषा को इस प्रकार दिया। उन्होंने बताया कि आर्थिक भूगोल विश्व के क्षेत्रों की प्रकृति का, आर्थिक भूगोल विश्व के क्षेत्रों की प्रकृति का, आर्थिक भूगोल विश्व के क्षेत्रों की प्रकृति का उनके वस्तुओं के उत्पादन, उनके वस्तुओं के उत्पादन, उनके वस्तुओं के उत्पादन पर प्रभाव की वैज्ञानिक खोज करता है, वैज्ञानिक खोज करता है। ठीक है ना। आर्थिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल मतलब बोर्ड से काफी आर्थिक भूगोल है विश्व के क्षेत्रों की प्रकृति, वस्तुओं के उत्पादन का वैज्ञानिक खोज कर रहा है कि कौन कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के उद्योग धंधे हैं, कौन सी वस्तुओं का उत्पादन होता है, ये सारी चीजों का अध्ययन जो है आर्थिक भूगोल में किया जाता है। इसी प्रकार मर्फी जो है, मर्फी महोदय, ये मर्फी महोदय जो है उन्होंने मानव भूगोल की आर्थिक भूगोल की क्या परिभाषा दी। उन्होंने बताया कि आर्थिक भूगोल विभिन्न स्थानों के लोगों की आजीविका, लोगों की आजीविका, लोगों की आजीविका की समानताओं एवं विभिन्नताओं से संबंधित है। ठीक है, ये मर्फी महोदय ने इसकी परिभाषा दी। ठीक है, इसी प्रकार एक पॉन्ट्स नाम के व्यक्ति थे, पॉन्ट्स ने बताया कि आर्थिक भूगोल में मानव के आर्थिक प्रयत्नों का उनके निवास स्थान के संबंध में अध्ययन किया जाता है। उनके संबंध में अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये मानव भूगोल को अपन परिभाषित कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के अंदर मानव इसके आर्थिक भूगोल की जो विषय क्षेत्र वगैरह है, उसका अर्थ है, विषय क्षेत्र वगैरह विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।